हेलो साथियों, मैं मुकेश कुमार तिवारी अपने चैनल जीएस महागुरु में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भैया। ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और किसी भी मेंस लेवल के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो ये है टॉपिक आज का एनजीओ। और एनजीओ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बिना किसी देरी से इसकी शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गैर सरकारी संगठन एनजीओ ये है, होते क्या हैं? तो ध्यान में रखना है, ये एनजीओ आपने हर जगह देखे होंगे, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये आपको बहुत ज़्यादा काम करते हुए देखते हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो यदि इसकी डेफिनेशन यदि हम देखें तो इसकी डेफिनेशन है सरकार से स्वतंत्र। ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण यही है भैया कि ये सरकार से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है कि यदि कोई वैसा कार्य करते हैं तो फिर सरकार से कोई स्वतंत्र नहीं है, लेकिन इनका जो काम होता है वो सरकार से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है, सरकार से स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन वे समूह संस्थान हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है भैया, सबसे पहले महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है, जिनका उद्देश्य होता है समाज की समस्याओं को समझकर। पहली बात तो ध्यान में रखना, समाज को समझना है और समाज की फिर समस्याओं को समझना है। उस जो समाज की समस्या है उनको समझकर उनके निदान के लिए, यानी जो समाज की समस्याएं क्या हो सकती हैं, गरीबी हो सकती है, भुखमरी हो सकती है, शिक्षा हो सकती है, किसानों के लेकर कोई समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य भारत में एक महत्वपूर्ण समस्या है, आजकल तो आप देख ही रहे हो। तो ये सारी जो समस्या, पर्यावरण एक महत्वपूर्ण समस्या है, ठीक है, वृद्धों की देखभाल एक महत्वपूर्ण समस्या है, परिवार नियोजन एक महत्वपूर्ण समस्या है। ऐसी कोई भी समस्या को लेकर उनके निदान हेतु कार्यक्रम परियोजनाओं की जन जागरूकता के माध्यम से ये करते हैं। तो ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है, तो ये है सरकार से स्वतंत्र होते हैं, गैर सरकारी संगठन है, वे समूह संस्थान हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है, समाज की समस्याओं को समझकर उनके निदान हेतु कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की जन जागरूकता के माध्यम से जन सेवा प्रदान करना। तो ये जनता की सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। इनके क्षेत्र क्या हो सकते हैं, तो क्षेत्र ध्यान में रखना, बहुत ही क्षेत्र हो सकते हैं। ये तो प्रमुख क्षेत्र रखे हुए हैं, जैसे स्वास्थ्य हो सकता है, ठीक है, शिक्षा हो सकता है। शिक्षा तो बहुत ही एनजीओ का फेवरेट क्षेत्र है, खासतौर पर ये प्री प्राइमरी पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण एनजीओ का क्षेत्र है। परिवार नियोजन, क्योंकि भारत में तो भैया जनसंख्या वृद्धि के लिए बना है, दिन दुगना रात चौगुना हो रहा है, ठीक है। और जल्दी ही हम चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ जाएंगे। इसके अलावा वृद्धों की देखभाल एक भारत में महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बागवान फिल्म आपने देखी होगी, बच्चे बड़े हो गए, बाप माता पिता को घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। तो ये क्षेत्र है, ठीक है। तो ये है, सो सरकार से स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन वे समूह संस्थान हैं जिनका उद्देश्य समाज की समस्याओं को समझकर उनके निदान हेतु कार्यक्रमों और परियोजनाओं की जन जागरूकता के माध्यम से जन सेवा प्रदान करना। और इसके बाद ये क्षेत्र हो गए। इसके बाद आता है गठन। गठन की बात करेंगे तो यदि इसके गठन की बात करें तो गठन कैसे होगा, तो गैर सरकारी समूह का गठन स्वतंत्र रूप से व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। तो यदि जो सरकार से बिल्कुल जो स्वतंत्र होते हैं व्यक्ति, एक समूह लगभग 10 से लेकर के 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है, और वो एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ का एक गठन कर लेते हैं। इसके अंतर्गत स्वयंसेवी संगठन, स्वयंसेवी विकास संगठन आदि आते हैं। समानता किसी भी नियम जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम, कंपनी अधिनियम 1956 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो सकते हैं। तो ये 2-3 कुछ अधिनियम हैं, उनके अंतर्गत ये पंजीकृत होते हैं। जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो सकते हैं। तो इनके तहत ये पंजीकृत हो सकते हैं। 10 से लेकर के 20 लोगों का क्या होता है, एक ग्रुप होता है।
विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं जान लेंगे। तो यह सामाजिक विकास की प्रेरित संकल्पना है। ध्यान में रखना है कि यह सामाजिक विकास की क्या है, प्रेरित संकल्पना है। मतलब इससे क्या होता है, समाज का विकास होता है। यह स्वतंत्र लोकतांत्रिक और गैर सांप्रदायिक संगठन है। ये स्वतंत्र लोकतांत्रिक देशों में तो एनजीओ मिलेंगे, भारत में तो लाखों की संख्या में एनजीओ हैं और बहुत ज़्यादा एनजीओ हैं जो अलग अलग सेक्टर पर काम करते हैं। गैर सांप्रदायिक संगठन है, मतलब इसमें कोई धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव नहीं होता है, तो गैर सांप्रदायिक संगठन है। यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं। सामाजिक गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक गतिविधि जैसे गरीबी, ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधि जैसे कि ट्राइबल लोगों के लिए काम करना, आदिवासी लोगों के लिए काम करना। इसकी प्रकृति विकासात्मक होती है और सेवापूर्ण होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, विकासात्मक होती है, यानी विकास के पथ की ओर आगे ले जाते हैं, और साथ ही सेवा भाव से भरी हुई होती है। यह सामुदायिक विकास की ओर लक्षित होता है। इससे क्या होता है, समुदाय का और अधिक से अधिक क्या होता है, विकास होता है। यह बिना आर्थिक लाभ के उद्देश्य से संचालित होता है। तो इनका जो मेन मकसद होता है वो आर्थिक लाभ कमाना नहीं है, इनका उद्देश्य अपना घर भरना नहीं है। हालांकि वास्तव में देखा जाता है तो रियलिटी में ऐसा ही होता है, लेकिन तब भी इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, बिना आर्थिक लाभ के सामाजिक विकास करना। तो ये ध्यान में रखना है। ये इनकी विशेषताएं हो गई। अब इसके कार्यों के बारे में अपन जानेंगे। तो यदि कार्यों के बारे में जाने तो ध्यान में रखेंगे, नागरिकों की आवाज़ को अभिव्यक्ति देकर सरकार को उस विषय पर सोचने पर विवश करता है। ये नागरिकों की आवाज़ बनते हैं। यदि किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये नागरिकों की आवाज़ बनते हैं। किसके और कहाँ तक पहुँचाते हैं, सरकार के कानों तक पहुँचाते हैं। और आपको तो पता है सरकारें तो बहरी होती हैं, जब तक भैया धरना प्रदर्शन न कर दो सरकार के कानों में जू नहीं रेंग सकती है। अभी देखो बेरोजगार व्यक्ति कितने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको भर्ती निकालने के लिए आपको धरना प्रदर्शन करना होता है, उसके बाद पेपर लेने के लिए धरना प्रदर्शन करो, तो पेपर हो गया तो रिजल्ट के लिए धरना प्रदर्शन करो, रिजल्ट आ गया तो भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन करो, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई तो ज्वाइनिंग के लिए धरना प्रदर्शन करो। मतलब 2-3 साल 4 साल धरना प्रदर्शन करते रहो। यदि कोर्ट केस में फंस गई तो कोर्ट के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करो। धरने में ही छात्र की जिंदगी निकल जाती है। तो ध्यान में रखना, नागरिकों की आवाज़ को अभिव्यक्ति देकर सरकार को उस विषय पर सोचने पर विवश करता है। अनेक क्षेत्रों में जहां सरकार बहुत सीमित पहुंच पाती है वहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां सरकार की पहुंच बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया है, सरकार के लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां पर ये पहुंचते हैं और जनसेवा काम करते हैं। इनके क्षेत्र विशेष में कार्य करने का अनुभव और दक्षता होती है। जैसे कि एक उदाहरण, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एक एनजीओ का नाम है। विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाते हैं, सार्वजनिक अपेक्षाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं और लोकतांत्रिक संवाद स्थापित करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनके और कार्य हैं, निर्धनों के हित के लिए कार्य करना, निर्धनों के हित के लिए कार्य करना, तो गरीबों के लिए कार्य करते हैं, पर्यावरण से रक्षा से संबंधित कार्य करते हैं, बुनियादी सामाजिक सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले आते हैं, जैसे कि सड़कें हैं, बिजली है, स्वच्छ पेयजल है, सरकारी तंत्र पर नियंत्रण करते हैं और पारदर्शिता लाने की कोशिश करते हैं। यदि भ्रष्टाचार कहीं होता है उसको भी उजागर करने का काम करते हैं। पिछड़े वर्गों के विकास और आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हैं। उदाहरण, प्रथम एनजीओ इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। तो ये जो ध्यान में रखना, प्रथम ऐसा नहीं पहला एनजीओ नहीं था, ये प्रथम का मतलब है कि इस नाम एनजीओ का नाम है प्रथम एनजीओ। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी, जिसका लक्ष्य क्या था, प्रथम एनजीओ का नाम ही प्रथम, पहला एनजीओ नहीं है, एनजीओ का नाम प्रथम है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और जो इसका काम था, बच्चों की शुरुआती शिक्षा, जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ना, इनको प्री प्राइमरी से एजुकेशन दी जाती है, इसको ECCE कहते हैं। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन इनको देना, अर्ली चाइल्डहुड केयर इन एजुकेशन, उसका लक्ष्य रखा था किसने, प्रथम एनजीओ ने। इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों को शुरुआती शिक्षा, ये प्रथम एनजीओ का काम था। शिक्षा का स्तर, बच्चों में पढ़ने और गणितीय आकलन का विकास करना, यानी बच्चों के लिए काम करता है। शोध और वाद, जो एक असर रिपोर्ट है, हर साल आती है, शिक्षा के बारे में रिपोर्ट है।
उस पर काम करता है। शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग बच्चों और युवाओं माता पिता तक करता है। पढ़ाई छोड़ चुके छात्राओं को शिक्षा देता है, यानी बालिकाओं के लिए काम करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने का काम करता है। तो ये इसके कार्य हैं। अब थोड़ी सी आलोचनाएं आ जाती हैं, क्योंकि आंसर पूरा करने में आलोचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलोचना की यदि बात करें तो पहली आलोचना है, जनवरी 2019 में 20,000 से अधिक एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि यह सही से कार्य नहीं कर रहे थे। जो पैसा आ रहा था उसको खा जा रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहा था। तो 2019 में 20,000 से अधिक एनजीओ को, गैर सरकारी संगठनों को क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। यह एनजीओ विदेशी अंशदान नियम जो ACRA 2010 बना था उसका उल्लंघन कर रहे थे। एक जो विदेशों से जो अंशदान आता है, बहुत सारा पैसा आता है, उसके लिए एक नियम बना है, इसको कहते हैं FCRA। और FCRA 2010 के उल्लंघन हुआ था, जिस कारण लगभग 20,000 एनजीओ पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया। एक IB की रिपोर्ट आई थी और इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि अनेक एनजीओ राष्ट्रीय हित की प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल हैं, यानी कि ये देशद्रोही की गतिविधियों में भी शामिल हैं। इसके कारण GDP का 2 से 3% क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। IB की रिपोर्ट आई थी और IB की रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि अनेक एनजीओ जो राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल हैं, यानी कि ये देशद्रोही गतिविधियों में शामिल है, और इसके कारण GDP का 2 से 3% नुकसान होना बहुत बड़ी बात है। भारत की अभी GDP 4% के आसपास पहुंच गई है। हाँ, पहले जरूर थी 8%, 9%, 7% थी, लेकिन अब तो लगभग 4%, 6% के बीच में है। और ध्यान में रखना, IB की रिपोर्ट में क्या क्या है, 2 से 3% का नुकसान, यानी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा था। वर्ष 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कुड़नकुलम मामले, कुड़नकुलम ध्यान में रखना ये तमिलनाडु में पड़ता है, और यहाँ पर लगाया गया था एक परमाणु रिएक्टर, जिसमें परमाणु ऊर्जा बनाई जानी थी, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। इसलिए विरोध कर रहे थे, क्या पता कैसी तकनीकी है, और कहीं कोई रिसाव हो गया तो यूरेनियम का रिसाव हो जाएगा, तो वहाँ के लोग कैंसर वैंसर से बहुत ज़्यादा मृत्यु हो सकती है। नाभ की कहीं दुर्घटना होने जाए, तो नाभ की दुर्घटना के विरोध में वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ध्यान में रखना, इसमें एनजीओ की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के पीछे जो था वहाँ के एनजीओ काम कर रहे थे। तो ये इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अंतिम पैरा है, इस पर यदि बात करें तो ध्यान में रखेंगे, FCRA जो 2010 में बना था, कब बना था, 2010 में बना था। FCRA जो 2010 में बना था, तो 2015 में लगभग 447 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। देखो 2010 में तो लगभग 20,000 एनजीओ के 19 में लगभग 20,000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए थे, लेकिन 2015 में भी लगभग 447 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए थे। इस प्रकार से गैर सरकारी संगठन, ये पूरा का पूरा निष्कर्ष है। इस प्रकार से गैर सरकारी संगठन एनजीओ समाज के विकास और लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता, जागरूकता, पिछड़े वर्गों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं और सतत विकास की अवधारणा को क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो इस प्रकार से ये आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आंसर में कि एनजीओ क्या है, एनजीओ के बारे में विस्तार से समझाइए। तो ध्यान में रखना, एनजीओ के बारे में आपको सबसे पहले बताना है। इसके अलावा एनजीओ के आपको क्षेत्र बता देना है, फिर गठन बता देना है, कैसे गठन होता है, लगभग 10 से 20 लोग होते हैं, कौन से अधिनियम के तहत गठित होता है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम, कंपनी अधिनियम इत्यादि के तहत गठित हो सकते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये विशेषताएं हो गई। इनके कार्य क्या हैं, तो ये इनके कार्य हो गए। ठीक है, और साथ में इसकी आलोचनाएं हो गई, और लास्ट में हो गया इसका निष्कर्ष। तो बहुत ही धन्यवाद, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह UPPCS में, UPSC में, और MPPSC में, राजस्थान PSC में इत्यादि में बहुत पूछना जाने वाला मेंस का टॉपिक है। और तो इसको एक बार से पढ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।